हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूपीएसआई से संबंधित आपकी मूल विधि से हमने यहाँ पर कैसे कि क्रम से आपको यहाँ पर चैप्टर लिए हैं और यहाँ पर डेली ऐसे ही टेस्ट कराए जाएंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हमने यहाँ पर हिंदी के वीडियो बना रहे हैं तो उनको भी आप देखते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी को यहाँ पर जय हिंद। और इस बार को इतनी मेहनत करो कि आपको एक सीट जो आपकी है आपको पक्की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो साथियों किसके किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? नर हेतु, नारी हेतु, हर व्यक्ति हेतु, चाहे नर हो या नारी, या ऐसे शब्दों का उपयोग इन संहिता में नहीं है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, हर व्यक्ति हेतु, चाहे नर हो या नारी। ठीक है, आपकी भारतीय दंड संहिता जो कि धारा 8 के अनुसार, ठीक है, धारा 8 के अनुसार सबके लिए यहाँ पर आपके पुल्लिंग वाचक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं और सभी लोग वीडियो लाइक करें। कह आपसे भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री घोतक है। स्त्री घोतक है तो ये शब्द जो आपका है ये धारा आपके 10 में है। ठीक है, धारा 10 में पुरुष व स्त्री में बताया गया है, जो कि सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी। किसी भी आयु की स्त्री हो उसके लिए यहाँ पर कह सकते हैं स्त्री घोतक के शब्द आपका प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये शब्द आपका है, ये किसी भी आयु की मानव नारी घोतक आपका है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न वादों में से कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है? धारा 34 से संबंधित आपका यहाँ पर कौन सा आपका वाद है? तो 7 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर, बरिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्पेरर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि जब धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं तो सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित वादों में से सामान्य आशय से संबंधित है। सामान्य आशय से संबंधित है, यहाँ पर कौन कौन संबंधित हैं? तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट जो आपका है कौन सा? महबूब शाह बनाम एम्परर, ये आपके हैं। और बरिंद्र कुमार घोष बनाम आपके एम्परर, ये भी आपके यहाँ पर इससे संबंधित हैं। और वहीं पर आपके डी नंबर श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य, ये संबंधित है। अर्थात ऑप्शन आपके जो सामान्य आशय से संबंधित हैं आपका बी हो जाएगा। 1, 2, 4 ये आपके यहाँ पर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है। एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है, तो सफल अभियोजन का परिणाम होता है दोष सिद्ध होता है। क्या होता है? दोष सिद्ध होता है, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, दोष सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का संबंध आपका जो हो जाएगा अधिकार, ये आपका होता है शरीर व संपत्ति दोनों से। ठीक है, शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित आपका होता है, जो आपकी भारतीय दंड संहिता है धारा 97। ठीक है, धारा 97 में प्रत्येक व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार आपका है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे कार्य हेतु जो चोरी, लूट आदि करते हैं वो सब आपकी इसी अपराध के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा का अधिकार है, तो यहाँ पर आत्मरक्षा का अधिकार क्या होता है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये सभी स्थितियों में आत्मरक्षा का अधिकार निम्न है। ठीक है, भले ही वो चोर हो या अपराध हो, आत्मरक्षा करना एक स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है।
तो किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, और यहाँ पर ये दिया है। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका फर्स्ट, लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य। याद रखिएगा कि लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य आत्मरक्षा का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आपने धारा 99 पढ़ी होगी। ठीक है, धारा 99 के अनुसार यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहित की आशंका युक्त हो कारित नहीं है तो ऐसे में आपका होता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो लोक सेवक द्वारा आपका ये किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। ये जो आपका है ये किस संहिता में? तो आपकी भारतीय दंड संहिता में आपका होता है। ठीक है, 14 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। और ये धारा जो आपका 354, ठीक है, धारा 354 के अंतर्गत महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला जो होता है वो दंडनीय होता है। ठीक है, और कोई भी किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से ये है कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या अपराध बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों से किसी भांति कारावास संबंधी है। ठीक है, और 1 वर्ष से कम नहीं आपकी होनी चाहिए इसमें से। ठीक है, और 5 वर्ष तक की कह सकते हैं हो जाती है इसमें से सजा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? 15 का जवाब। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा? फर्स्ट नंबर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, 1961 के अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है और ऐसी स्थिति में वो धारा 97 में होगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, धारा 97 का यहाँ पर कह सकते हैं सहयोग ले सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत प्रतिरोध का प्रावधान करती है? एकांत प्रतिरोध का प्रावधान करती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषित ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को उस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडित या कह सकते हैं दंडित करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा ये आदेश दे सकती है, जो कि धारा आपका होता है यहाँ पर 73। ठीक है, धारा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दंड संहिता जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। धारा 154 की जो अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है, यह आपकी किससे संबंधित होती है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा केवल संज्ञेय अपराध से। ठीक है, किससे होता है आपके? केवल संज्ञेय अपराध से, अर्थात जिसे बोलते हैं ना सूचना रिपोर्ट, जो FIR। ठीक है, अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट बोला गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब होता है FIR, केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। और दंड संहिता की धारा आपका 2 के गा में जो आपका दिया गया है इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत प्रतिरोध में रहने का आदेश दिया जा सकता है? तो यहाँ पर 19 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 माह। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 3 माह हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक एकांत प्रतिरोध में रहने का आदेश दिया जा सकता है। यदि कारावास की अधिक 6 माह से अधिक ना हो तो 1 माह से अधिक समय। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अनधिक और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो मास में अनिष्ट। ये आपके इसी पॉइंट में आपको देखने मिलते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर रट लेना है आपको 3 माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 संबंधित है। तो अध्याय 4 जो संबंधित है वो आपकी किससे? तो ये संबंधित है आपके साधारण अपवाद से। ठीक है, किससे? साधारण अपवाद से संबंधित है। और भारतीय दंड संहिता की धारा जो आपकी 76 है, ठीक है, धारा 76 से लेके 106 ये सभी आपके जो आते हैं साधारण अपवाद से ही संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूत्र
तथ्यगत भूल क्षम्य है संबंधित, तथ्यगत भूल क्षम्य है संबंधित। और ये जो आपका दिया गया है आपके ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से संबंधित है। ठीक है, 76 से संबंधित है। और कह सकते हैं कि कोई बात यहाँ पर जो भारतीय दंड संहिता की धारा जो 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा अबाध्य हो या जो तथ्य भूल के कारण न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व को छूट निम्न किस धारा में प्राप्त है? 1860 में नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व के छूट के लिए जो धारा प्राप्त की है वो आपकी है 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 82। ठीक है, धारा 82 आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? 23 का जवाब। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, 7 वर्ष से कम। ठीक है, कितना? आपके जो बच्चे की उम्र होनी चाहिए 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ठीक है, 7 वर्ष से कम है तो अपराध में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? 82 के अंतर्गत आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो आपकी कितनी? तो अभी हमने बताया था कि उसकी जो 7 वर्ष से कम उम्र उसकी नहीं होनी चाहिए। 7 वर्ष से अगर अधिक है तो उसमें दंड संहिता आपकी लागू हो जाएगी। ठीक है, और इस धारा को डोली इन कैप्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि बच्चे के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा है। यदि वह बच्चा है तो अपराध नहीं माना जाएगा। कब? अगर 7 वर्ष से कम आयु का है। ठीक है, अगर 7 वर्ष से कम आयु का है तो उसे अपराध यहाँ पर नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकनाटन का वाद संबंधित है। मैकनाटन का वाद जो संबंधित है वो आपके है ऑप्शन ए, विकृत चित्तता से। विकृत चित्तता से है। और इसमें जो भारतीय दंड संहिता की धारा 84, ठीक है, धारा 84 के अंतर्गत आपकी जो व्याख्यायित किया गया है कि धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रवृत्ति या यह कि कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक शेर खा पर झपटता है, का शेर पर यह जानते हुए गोली चलाता है कि उससे खा की मृत्यु हो सकती है। गोली से वस्तुतः खा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आप समझिए, ऐसी भी क्वेश्चन आपका होता है कि आपको का खा समझना है कि ये दिए क्या वर्ड है ना। तो यहाँ पर जो 27 का है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, का किसी अपराध का दोषी नहीं है। यहाँ पर दिया है कि एक शेर खा पर झपटता है, का शेर पर यह जानते हुए गोली चलाता है कि उससे खा की मृत्यु हो सकती है। तो आपकी का किसी अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है, क्योंकि खा की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है जबकि वो रक्षा कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट अर्थात ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? गहरी चोट जो होती है इसमें से कह सकते हैं कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी, धारा 8। याद रखिए, 8 प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है भारतीय दंड संहिता की जो आपकी 320 के अंतर्गत आपका आती हैं और इनको ही घोर कहलाती हैं। ठीक है, और जैसे कि आपका हो जाता है किसी की नेत्र दृष्टि, ठीक है, नेत्र से संबंधित होती है, काम से संबंधित होती है, अंग या जोड़ का विच्छेद होता है। ठीक है, और किसी भी शक्ति द्वारा नाश होता है। ठीक है, अंग का चेहरे से संबंधित होता है, दांत संबंधी होता है। ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं जो 8 प्रकार की गहरी चोट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राम सोहन के घर में खिड़की से घुसता है,
राम ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया। ये टेस्ट पेपर आपको देखने को मिला था, जो कि हमने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर राम सोहन के घर में खिड़की से घुसता है और राम ने यहाँ पर जो अपराध किया है वो किया है आपकी कौन, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपको हो जाएगा सेंधमारी ग्रह भेदन, सेंधमारी या ग्रह भेदन बोलेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 थी तो उसमें से 445 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विध विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, अर्थात अनलॉफुल असेंबली। ये किया गया है धारा आपकी 141 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा धारा 141। इसमें जमाव संबंध परिभाषित किया गया है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विध विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। तो आपराधिक षड्यंत्र को जो परिभाषित किया गया है ये किया गया है आपके धारा 120 के का में। ठीक है, धारा 120 के का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार क्या होता है, जब 2 या अधिक व्यक्ति हों, कोई अवैध कार्य हो अथवा कोई ऐसा कार्य हो जो अवैध नहीं हो, अवैध साधनों द्वारा हो, करने या करवाने सहमत हो, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं धारा संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है। यह है धारा 303। ठीक है, धारा 303 जो आपका है, तो इसके अनुसार जब कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगर आजीवन कारावास होती है और ऐसे होते हुए हत्या अगर कर देता है किसी की तो उसे मृत्युदंड किया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है। दंगा फसाद होता है तो ये जो आपके आता है धारा 159 के तहत। ठीक है, धारा 159 के तहत आपका हो जाएगा कि जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब ये कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। ठीक है, और दंगा करने के लिए उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि छल की सज्जा का संबंध भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी किस धारा से संबंधित है। छल की सज्जा, छल की सज़ा, सॉरी सज्जा नहीं है, माफ़ करिएगा, छल की सज़ा। तो छल की सज़ा जो आपकी होती है धारा 417 में होता है। ठीक है, धारा 417 के अनुसार है जो कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, छल भी करता है, अगर किसी से छल करता है तो 1 साल की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है। आईपीसी में दंडनीय है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आईपीसी के अंदर पूछा है तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सिंह भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध अगर युद्ध करेगा और या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुष्प्रचार करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके कह सकते हैं मूल विधि से क्वेश्चन। और मूल विधि साधारण तो नहीं होती है तो इस कारण से थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, किताबों से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और टेस्ट आप लगाते रहिए। जब लगाते रहेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को बार बार मिलेंगे और आपके रिपीट होते रहेंगे जिससे आपको ये रट भी सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी का भी टेस्ट मिलेगा आपको, इसको भी मिलेगा, कंबाइंड मिलता रहेगा, अल्टरनेट जो भी आपका है। ठीक है, तैयारी आपकी अच्छी खासी होती रहेगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर खुद से आप लोग रीजनिंग भी पढ़ते रहिए, मैथ भी पढ़ते रहिए। और हमने आपको बता दिया है हम जीके जीएस के टीचर हैं, तो फोकस आपका यही रहेगा कि हिंदी, जीके जीएस, मूल विधि, पॉलिटी ये कंप्लीट कराएंगे। और जैसे ही थोड़ा सा वैकेंसी आपकी रिलीज हो जाती है तब आपको रीजनिंग के चैप्टर हम हमको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।